बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, भारत से मज़ीद सैलाबी पानी इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और लगातार सैलाबी पानी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। ये सिलसिला भी अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। जो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स हैं या जो आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आप चेक करते हैं, जो मेट ऑफिस हैं, मुख्तलिफ जो जदीद सिस्टम्स हैं वो ये बता रहे हैं कि बारिशों का ये सिलसिला भी जारी है और तेज़ी से पानी दरिया सतलुज में, दरिया रावी में और दरिया चनाब में दाखिल हो रहा है। ये पानी जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान का जो लाखों क्यूसिक पानी है वो समुद्र में गिर चुका है और पानी का फ़्लो तमाम दरियाओं में तकरीबन इस वक्त ज़्यादा है। जो पाकिस्तान के डैम्स हैं वो मुकम्मल तौर पर भर गए हैं और अब उनके अंदर मज़ीद पानी की गुंजाइश भी बाकी नहीं है। लिहाजा सूरत-ए-हाल उतनी अच्छी नहीं है जिसे आप ये कह सकें कि पाकिस्तान के लिए आसान होगा निपटना। अगर बड़े रेले पानी के आते हैं तो मज़ीद बंद टूटने का ख़तरा होगा। जो इलाके पहले से डूबे हुए हैं वहाँ से पानी निकलने की बजाय मज़ीद पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जो हुकूमती रिपोर्ट्स हैं या उनके आदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक अब तक पंजाब में 3200 से ज़ायद देहात जो हैं वो डूब चुके हैं। पहले ये तादाद चंद सौ में बताई जाती थी, फिर 1000, 2000 और अब 3200 से ज़ायद देहात डूब गए हैं। 25 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं और ये सरकारी रिपोर्ट है। और जो असल सूरत हाल है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी है चीज़ों को अंडर प्ले या डाउन प्ले करना। जो अब हुकूमत है वो चीज़ों को कम करके दिखा रही है। बाज़ औक़ात हुकूमतें इस तरह के मामलात को ज़्यादा करके दिखाती हैं क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल डोनर्स के पास जाना होता है, उनसे मदद मांगनी होती है, लेकिन इस मरतबा उसकी उम्मीद भी कम है क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक बड़ा खौफनाक ज़ल्ज़ला आया है और उसके हवाले से जो लोग जाँ बहक हुए उनकी तादाद पहले 800 तक पता चल रही थी। गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने आपको बताया, लेकिन अब पता चला कि वो 1100 से तजावज़ कर गई है। बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान को इस वक्त अपने अफ़गान भाइयों की भरपूर मदद करनी चाहिए। तो पाकिस्तान में फ्लड्स चल रहे हैं और हुकूमत उसके बारे में जो हुकूमत को करना था वो करने में अभी तक कामयाब नहीं है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक या जो तखमीने अंदाजे लगाए जा रहे हैं, फील्ड में जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, उनसे ये पता चलता है कि हुकूमती इमदाद 20% अफराद तक भी नहीं पहुंच पा रही। हत्ता कि मैं हुकूमती इमदाद और जो बाकी लोगों की इमदाद है उसको सबको इकट्ठा करके भी हम कहें तो भी इमदाद 20% लोगों तक भी नहीं पहुँच पा रही। लोग खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं और लोगों के कपड़े, सामान, बिस्तरे, घर का सारा जो कुछ भी था वो भी, लोगों के मवेशी, फसलें, सब कुछ बह गया और देही इलाकों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साहिवाल के अंदर फ्लड का रेला पहुंचा, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ। ओकाड़ा के अंदर जंग में बहुत शदीद नुकसान हुआ जहाँ मरीम नवाज गई थी एक दिन पहले, और वहाँ से अब ये इत्तला आ रही है कि जंग में जो एक जाली कैंप लगाया गया वहाँ पे जो मरीम नवाज की मुलाकात करवाई गई है वो मुलाकात सैलाब मुतासरीन से नहीं करवाई गई। ये बंदे गाड़ियों में भरकर फैसलाबाद से लाए गए थे और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जो ख़वातीन लाई गई थी वो कोई सरकारी दफातर में काम करने वाली ख़वातीन हैं और इन लोगों को पुराने कपड़े पहना के इनको लाया गया और लाकर वहाँ पे एक ड्रामा क्रिएट किया गया। जो असल सैलाब मुतासरीन है उनको मरीम नवाज के नज़दीक भी नहीं आने दिया गया। रीज़न वही है कि जो असल मुतासरीन है वो आएंगे तो वो अपना हक मांगेंगे और ये हक दे नहीं पा रहे, तो 200-250-300 बंदा इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं होता। और जब आप ड्यूटीज़ लगा देते हैं ब्यूरोक्रेसी की तो वो फिर एक एक पटवारी को कहते हैं जी आपने 10-10 बंदे लेकर आने हैं। तो अगर वहाँ पे 20 पटवारी भी आते हैं तो 200 बंदा इकट्ठा हो जाता है। आप एक एक टीचर को कहते हैं जी आपने 5-5, 7-7 बंदे लेकर आने हैं। एक एक MPA को आप कह देते हैं बंदे लेकर आने हैं। तो ये जब आपके पास सरकार होती है ना तो ये PMLN का पुराना तरीक़ाकार है। ये पटवारी इकट्ठे कर लेते हैं, दूसरे महकमे के लोग इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि बंदे लेकर आ जाओ। मुझे एक वाकया याद आ गया इससे कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लाहौर में एक रैली निकली थी। राव सिकंदर इकबाल साहब ने वो रैली निकाली थी तो एक पीर साहब आ गए और उनके साथ दर्जनों गाड़ियां थी। तो सारे बड़े खुश हो गए कि इतने बंदे लेकर आ गए पीर साहब इस रैली के लिए। तो बाद में पता चला, वो जो बंदों से बात हुई तो वो बंदे बता रहे थे कि जनाब हमें तो लेकर आए, ये हज़रत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहाँ पर हाज़िरी देने के लिए गाँव से ये कहकर लाए हैं और बीच में रैली के शामिल कर दिया और बाद में ले जाके लंगर वंगर खिला के उनको वापस ले गए। तो ये इस तरह के रंगबाजियाँ होती रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ये रंगबाजियाँ की जा रही हैं और टिकटॉकड़ियाँ जो है वो इसी काम पे लगी हुई हैं। कोई और काम ना इनसे होता है ना ये करते हैं।
सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक चीज़ है नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन के साथ जो पुलिस का और इंतज़ामिया का रवैया है वो बड़ा हद तक अमेज़ है। बहुत बदतमीज़ी वाला रवैया है। ये गालियाँ दे देकर लोगों के घर खाली करवाते हैं, उन्हें डंडे मारते हैं, उन्हें खींचते हैं, उन्हें घसीटते हैं। बहुत सारे विजुअल्स और तस्वीर और ये चीज़ें आ चुकी हैं, इनकी ऑडियो और वीडियो तो मौजूद हैं, जिसमें सैलाब मुतासरीन जिनके बेचारों के घर बह गए हैं, जिनके सामान चला गया, मवेशी चले गए, फसलें बह गई और घर के अंदर जितना भी उनका ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान था वो बर्बाद हो गया। साथ उनको डंडे भी मारते हैं, उनको घसीटते भी हैं, उनको गालियाँ भी देते हैं, उनको धमकियाँ भी लगाते हैं मुकदमात की। तो ब्यूरोक्रेसी भी ये कर रही है, पुलिस भी ये कर रही है। हाँ, टिकटॉक बनाने के लिए कहीं पे 4 बच्चे बिठा के उनके हाथ में किताब पकड़ा दी, किसी बच्चे को फुटबॉल दे दिया, किसी बच्चे के साथ बैठ के किसी डीसी ने या किसी एसी ने खाना खा लिया और ये किसी पुलिस वाले ने किसी बच्चे को गोद में उठा लिया। तो ये टिकटॉकनियाँ जो है उनको देख के सारे इसी काम पे लग गए हैं। अब मैं देख रहा था कि अब जो देहाती लोग हैं उन्होंने नया काम शुरू कर दिया। जहाँ पे भी कोई बंदा जाता है हुकूमत का और वो 2 नंबरी करने लगता है कि फलां का बच्चा गोद में उठा लिया और 2 नंबरी कर रहा है, तो वो देहाती भी अब उसकी वीडियो बना के लगाना शुरू हो गए। मेरी सैलाब मुतासरीन से गुजारिश है कि ये आपकी तौहीन कर रहे हैं, ये आपकी गुर्बत का मजाक उड़ा के, आपकी मजबूरियों का मजाक उड़ा के अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। लिहाजा आप भी जवाब दें इनको, और जवाब देने का सबसे आसान तरीका है कि ये जो भी कर रहे हैं थोड़ा दूर खड़े हो गए आप इनकी वीडियो बना लें। ये चीज़ों को बार बार रीटेक करते हैं। वो एक बाबा जी हैं, उनको 2 दफ़ा रेस्क्यू किया है, यानी एक दफ़ा इस एंगल से रेस्क्यू किया, दीवार के पास खड़े थे, उन्हें रेस्क्यू किया, बाहर निकाला, थोड़ी देर बाद एक और जगह थे, वही बाबा दोबारा रेस्क्यू हो रहा है, फिर उसको रेस्क्यू कर दिया। वो दोनों वीडियो मार्केट में आ गई। अब या तो ये बाबा को शौक था, बार बार पानी में छलांग मार देते थे कि मेरे रेस्क्यू कर लो, या फिर वही हो रहा है जो हर तरफ हम देख रहे हैं। बंदे हैं वो बाकायदा किनारे से जाते हैं पानी के अंदर, पहले फिर कैमरा ऑन होता है, फिर पानी के अंदर से बाहर आते हैं कोई ना कोई चीज़ उठा के। ये फ्रॉड हो रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है कि जिसके हवाले सूबा किया गया हुआ है उसकी अपनी तरबियत ये है, वो टिकटॉकनियों की मालकन है और वो यही काम कर रही है और लगातार यही काम हो रहा है। तो बदतमीजी पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के साथ ये इंतहाई अफसोसनाक है। एक फौजी अफसर की वीडियो में देख रहा था सुबह, वो भी समझा रहा था कि यार इनको तकलीफ को इनकी समझो, लेकिन वो क्या समझाएगा, उसका अपना इदारा जो है मरीम नवाज के फ्लैक्स सीधे करने पे लगा हुआ है आजकल। तो उन्होंने क्या करना है, यानी इससे पहले हम देखते थे फौज को काम करते हुए, लेकिन अभी मरीम नवाज के फ्लैक्स फौज सीधे कर रही है। ये दिन भी फौज ने देखना था। मेरे बहुत सारे फौजी दोस्त हैं, वो बेचारे इसके ऊपर बड़े सीख पाए। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा यार किधर ला के खड़ा कर दिया हमें, ये हमारा काम तो नहीं है ना, मरीम नवाज के फ्लैक्स हम सीधे कर रहे हैं, ये तो यूनिफॉर्म की तौहीन है, ज्यादती हो रही है। तो मैंने कहा ये क्यों करते हो? फिर उसने कहा यार बेचारे सिपाही का क्या दिमाग होता है, वो तो जो देखता है वो उसको फॉलो करता है, वो देख रहा है ऊपर से यही काम चल रहा है तो आगे भी यही काम चल रहा है, अब क्या करें। हालात इनके ये है कि इन्होंने जानवरों के चारे के ऊपर मरीम नवाज का फोटो लगा दिया, और भाई उधर किसी कट्टे बच्चे का लगाना था, किसी बच्ची का लगाना था, गाय भैंस का वहां पे आपने लगाना था फोटो कि ये चारा गाय भैंसों के लिए आया, उधर भी चुप के मरीम नवाज का फोटो लगा दिया। भाई मस्जिद एक ऐसी जगह, औरत आगे खड़ी हो जाए तो अब नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां मरीम नवाज का फोटो मस्जिद में भी चिपका दिया कि जनाब ये मस्जिद है, नीचे बुक कमिश्नर का और ये वो सारा लिखा हुआ है, तो मस्जिद के ऊपर भी मरीम नवाज का फोटो चिपका दिया। अपना फोटो चिपकाने का जो शौक है ना, वो ये बता रहा है कि ये लोग ज़हनी मरीज हैं, इनको इलाज की जरूरत है। इनको इख्तिदार दे दिया पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट ने, इन्हें तो अब इस वक्त इलाज मिलना चाहिए था, इन्हें लाके इख्तिदार में बिठा दिया। कैसी ज्यादती की है इनके साथ, और कौम के साथ उससे बड़ी ज्यादती की है। नाज़रीन एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि ये बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। सबसे पहले गंडापुर ने बढ़के मारी थी, फिर ख्वाजा आसिफ ने, फिर मुसद्दिक मलिक ने, फिर हुकूमत के और बहुत सारे लोगों ने, फिर टिकटॉकनियों ने और उसकी मालकन ने, सब ने मैदान में आके बढ़ के मारी थी कि जनाब हम ये अवाम के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, ये हम अपने इलाके डबो देंगे, अवाम को बचाएंगे, ये जो दरिया के अंदर तजावज़ात हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, ये जो गैर कानूनी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं ये नहीं बननी चाहिए। किसी एक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। पाकिस्तान डूब गया, पाकिस्तानी रुल गए, गरीब आदमी की फसलें रुल गई, चावल के दाने आपके पास नहीं है। अब इस साल बेड़ा गर्क कर दिया चावल की फसल का पकड़ के इन्होंने, सिर्फ दरियाओं के रास्ते बंद कर करके। ये पानी दरियाओं के रास्तों से जाना चाहिए था ना। ये जो आपने सोसाइटियां बनाए बंद बंद, आपने अजीबो गरीब दरियाओं का रुख मोड़ दिया, वो क्या पानी फिर देहातों में सैलाब आ गए,
तो पूरे के पूरे इलाके रुड़ गए हैं और इनकी फैक्ट्रियां महफूज हैं, इनकी सोसाइटियां महफूज हैं। ये कहते हैं हम ये नहीं होने देंगे। तजावुज़ात के खिलाफ इन्होंने बड़ी मारी हैं, लेकिन एक भी बंदा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। गंडापुर ने कहा मैं हटाऊंगा सारी तजावुज़ात। वो एक होटल के ऊपर एक दीवार गिराने पे गंडापुर को मिल के उनके साथ खुशगपियां लगानी पड़ी अमीर मुकाम के साथ। यहां अलीम खान, जिसने दरिया के बीच में सोसाइटी बनाई, जिसको गिरफ्तार होना चाहिए था, इस वक्त उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था, वो मरियम नवाज के साथ कश्ती में झूले ले रहा था। अंदाजा करें आप। और मुझे तब समझ आई कि दरिया रावी में कर क्या रहा है। वो लोगों ने बताया कि जनाब बांध तोड़ दिए अपनी सोसाइटी बचाने के चक्कर में, फिर भी सोसाइटी में पानी घुस गया, लोगों का करोड़ों अरबों का सामान ज़ाया हो गया, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। भैया एनओसी भी कैंसिल कर दो, कोई मुकदमा ही दर्ज कर लो, किसी को गिरफ्तार ही कर लो, लेकिन ये सिर्फ सियासत करेंगे। इस वक्त ये बातें चीतें की जाएंगी, दिहाड़ियां लगाई जाएंगी और फिर ये अपने अपने काम पे लग जाएंगे। इन्हें लगता है कि पाकिस्तानी भूल जाएंगे, जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम पाकिस्तानियों को भूलने नहीं देंगे। ये बातें हम बार बार याद दिलाएंगे और ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। नादरीन, इमरान खान साहब को आज भी उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया गया, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। ख़ास तौर पे उन्होंने जो आखिरी ट्वीट किया उसके बाद बड़ा सख्त मैसेज दिया जा रहा है। उनके दोनों भांजों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके बेटों को वीज़ा इशू नहीं किया जा रहा, जेल के अंदर उनकी अपनी हालत ख़राब है। आज एक मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मरी प्लान के बाद ऐसा लगता है कि अब चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। मरी प्लान जो है वो एक्सटेंशन का एक प्लान है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन किस तरीके से देनी है, क्या 2 साल आगे बढ़ाने हैं या नई एक्सटेंशन देकर 5 साल मजीद देने हैं, 2027 तक बढ़ाना है या 2030 तक बढ़ाना है, करना क्या है और उसके बदले में हासिल क्या करना है। यानी इमरान खान से छुटकारा शरीफ खानदान का एक बड़ा मुतालबा है। तो क्या वो उन्हें दे पाएगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक्सटेंशन के बदले में? ये चीज़ें ऐसा लगता है अब तय हो गई हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकातें बहुत बुरी तरह बंद हैं, उनके भांजे उठा लिए गए हैं। सैलाब के बावजूद जो है वो मुलाकात रोकने पर तवज्जो मरकूज़ है। अडयाला के बाद आज मुलाकात वाला दिन था, वहाँ ड्रामा लगा रहा सारा दिन, फिर इन्होंने नहीं मिलने दिया। कारकुन भी एहतजाज करते रहे। इमरान खान की बहनें अकेली वहाँ दीवार पे बैठी रहीं शाम तक कि हमारे भाई से मुलाकात करवा दो। उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर आज कुछ वहाँ पे सहाफ़ी ऐसे थे जिनसे बड़े सख्त सवालात उन्होंने किए अलीमा खानम से। सियासी नौयत के भी थे, दीगर भी थे। मरे हुए को मारना बड़ा आसान होता है। वो जर्नलिस्ट हैं, मेरे कुलीग हैं, लेकिन दबाव बहुत होता है जर्नलिस्टों पे भी, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। एस्टेब्लिशमेंट बहुत दबाव डालती है। तो बड़े ऐसे सवाल किए गए कि इमरान खान नाम लेके क्यों तनकीद करते हैं इदारों के ऊपर, वो नाम लेता है इदारों का। तो उन्होंने कहा ये क्या है, आसिम मुनीर का नाम लेता है ना, तो इसमें क्या है, वो साबिक वज़ीर आज़म है, उसे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये ज़्यादा बड़ा जुर्म है। और ये कौन कर रहा है? आसिम मुनीर ही कर रहा है, उन्होंने ये कहा। तो अलीमा खानम ने दोबारा से डट के उस पर तनकीद कर दी आसिम मुनीर पे और खुलकर उसके बारे में बात कर दी। अब साबिक वज़ीर आज़म को डाला हुआ है कैद तन्हाई में और उन्हें मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। मैं याद दिला दूं कि गंडापुर साहब ने 12 जुलाई या एग्जैक्टली 12 जुलाई का दिन था जब गंडापुर साहब ने यह दावा किया था कि 90 दिन बाद या तो इमरान खान रिहा हो जाएगा या फिर हम सियासत छोड़ देंगे। तो गंडापुर साहब को मैंने सिर्फ ये बताना था कि 12 जुलाई से 12 अगस्त और अब सितंबर की 2 तारीख आ गई है, लिहाजा आपके बाकी रह गए हैं 38 दिन। तो 38 दिन जो है उनमें गंडापुर साहब या तो आप सियासत छोड़ देंगे, जो आपने खड़े होकर बहुत बड़ा दावा किया था, डेडलाइन दी थी अपने आप को, या फिर इमरान खान साहब बाहर होंगे। तो मैंने उस वक्त कहा था कि इनके पास 3 महीने के बाद कोई और बहाना होगा कि ये ना होता तो इमरान खान छूट जाता, वो ना होता तो इमरान खान छूट जाता, ये मेरी बात मान लेता तो इमरान खान छूट जाता। तो बड़े बड़े इन्होंने दावे पहले भी किए, बड़ी बड़ी बढ़के मारी हैं। वो 12-14 क्लिप है मेरे पास, किसी दिन आपको सुनाऊंगा कि गंडापुर ने कैसे इमरान खान को छुड़ाने के दावे किए और फिर किया क्या। बहरहाल इमरान खान साहब की मेडिकल इशू के ऊपर एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कह रही है कि हैरानकुन इंकशाफ है इसके अंदर, जिसके मुताबिक पहली बार पिम्स मेडिकल बोर्ड ने कान और दांत के हसास होने की बुनियाद पर सपोर्टिव मैनेजमेंट तजवीज़ की है इमरान खान के लिए। 2024 से उन्हें चेक किया जा रहा है। इमरान खान साहब के जो अपने डॉक्टर हैं, जुलाई 2024 में उन्होंने जेल का आखिरी विजिट किया था और अब तक 15 से ज़्यादा मुख्तलिफ डॉक्टर उन्हें चेक कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इशू है। देखिए, इमरान खान शिकायत नहीं करता, वो जिस्मानी लिहाज से खुद को मजबूत रखने में कामयाब रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन उनके कान और दांत का इशू बढ़ रहा है। अब उसे आप बगैर सपोर्ट के काबू रखने में इस उम्र में कामयाब नहीं होते, ये मुश्किल होता है।
लिहाजा डॉक्टर भी अब ये कह रहे हैं कि करना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि दांत और कान ये दो ऐसी दर्दें होती हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये दर्द किसी को भी ना हो, बड़ी शदीद दर्द होती है। जिसे कभी दांत में दर्द रहा हो ना, या कान का दर्द हो जाए रात को, तो उसको आइडिया है कि कितना खौफनाक दर्द होता है। मेरे क्योंकि बहुत कम कभी लेकिन कान में दर्द होता है। ये मैंने ISI वालों को भी कहा था। मैंने कहा जिस दिन मेरे कान में दर्द हो जाएगी ना, उस दिन आप सबको लग पता जाएगा, क्योंकि मेरे 2-3 महीने में एक आध दफ़ा कान में दर्द होती है। तो वो ऐसी दर्द होती है कि बंदा दूरा हो जाता है। तो ये मेरे इमरान खान साहब की मैं हिम्मत को दाद देता हूँ कि वो फिर भी शिकायत नहीं करते, वो उस तरह से नहीं कहते। उनके दांत और कान दोनों में दर्द है, वो कह रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं बड़ी हसासियत है, प्रॉब्लम है। और उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट आई है कि उनको अब चाहिए होगी सपोर्टिव मैनेजमेंट। बहरहाल देखिए ये हुकूमत क्या करती है। इमरान खान साहब के अपने डॉक्टरों को तो मिलने नहीं दिया जा रहा। अब इमरान खान तो चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी है ना, या बानी है पाकिस्तान के साथ ये किया जा रहा है। जिसने भी पाकिस्तान के साथ अच्छा किया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसे निशाने इबरत बनाया। ये ऐवान सदर में ये उनकी जो एक ऑफिशियल सोशल मीडिया है जरदारी साहब, वहाँ आप ये देखें कायदे आज़म का फ़ोटो गायब है। अब इसमें ना एक कानून खुद बिल लेकर आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके मुताबिक 50,000 रुपये जुर्माना और 5 महीने की कैद थी सरकारी दफ्तर से कायदे आज़म की फ़ोटो हटाने पर। तो ये तो सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर है पाकिस्तान का। तो कायदे आज़म को ये रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता कायदे आज़म को जो है फेड आउट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक वक्त आएगा कि ये नोट के ऊपर से कायदे आज़म का फ़ोटो उतार के तो इनकी तस्वीर लगा देंगे, शरीफ ख़ानदान के, जरदारी ख़ानदान के, और इन लोगों को लीडर बना के पेश कर देंगे। ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है शायद ये कर गुजरेंगे। ये काम भी ये लोग कर लेंगे, कोई पता नहीं इनका। ये फ्रॉड में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने एक बदज़बानी करने पर मुलाजिम को फारिग कर दिया है। ये मरीम नवाज़ और अता तारड़ वगैरह की चॉइस थे, और ये साहब काफ़ी लंबे अरसे से, क्योंकि जब मैंने ये खबर पढ़ी तो फिर मैंने कहा मुझे बताएं इन्होंने क्या किया। तो मुझे पता चला कि इन्होंने काफ़ी लंबे अरसे से ख़वातीन के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खासी बदज़ुबानी की है, और बड़े जो है वो बिलो द बेल्ट ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे उन लोगों के लिए। लेकिन इस बार उन्होंने गलती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छेड़ दिया और सिंध के अवाम पे उन्होंने कुछ ऐसे जुमले कस दिए, वो बंदर कह दिया, कोई उनके बारे में कुछ उनको मुंह चढ़ा दिया, थोड़ा अजीब सी एक्टिंग कर दी बंदर की। तो इसकी वजह से इन्हें फ़िलहाल फारिग कर दिया गया। लोग कहते हैं तनख्वाह इनको मिलती रहेगी शायद, लेकिन ये बंदा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का एक काला चैनल है, वहाँ पे भी प्रोग्राम करता है। तो आप एस्टेब्लिशमेंट की और मौजूदा हुकूमत की चॉइस आप चेक कर लें। जो गाली दे, बदतमीज़ी करे, नफ़रत फैलाए, ख़वातीन की तौहीन करे, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे, उन्हें ये कहते हैं जी असासा है इनका। अब अगर पीपल्स पार्टी को ना छेड़ता तो ये बंदा अभी भी टीवी पे होता। जो पीपल्स पार्टी के साथ अभी किया ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी टीम के लोग बता रहे थे इससे 10 गुना इन साहब ने बाकी लोगों के साथ किया। अफसोसनाक है, ऐसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप इस तरह की चीज़ें तो ना करें जिससे आप यानी आप आवाज़ उठाएं तो हक के लिए उठाएं ना। जो लोग बेचारे जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। तो बहुत ही अजीब हरकत की है। और उसके बाद जो है वो हुकूमत का रिएक्शन सिर्फ इसलिए आया कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। लेकिन ये माफ़ी शाफ़ी हो जाएगी, मुझे इस बात का आइडिया है, और ये जल्दी हो जाएगी। नाज़रीन, एक पंगा नया पड़ गया है और वो है कालाबाग डैम का। इसमें गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया हैरान कुन कालाबाग डैम के हवाले से, और आउट ऑफ द वे ही आ गए वो। ये नहीं किसी ने उनसे ये बात भी नहीं ऐसे की थी, लेकिन वो आ गए गंडापुर साहब, उन्होंने कालाबाग डैम के ऊपर बताया जी मैंने तो वहाँ भी बात की, वहाँ भी बात की। तो अब उसके ऊपर पीटीआई के लोग सफाइयाँ दे रहे हैं। असद कैसर साहब कह रहे हैं जी वो गंडापुर की ज़ाती राय हो सकती है, पीटीआई की राय नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है, एएनपी है, शेरपा ग्रुप है, बाकी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं जी इसके ऊपर आप सफाई दें। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक सर्वे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। ये हर महीने 1.5 महीने के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में लगातार सर्विस करती चली जा रही है। हर 2 महीने 1.5 महीने में ये करते हैं, और वो जो सर्वे हैं उनकी रिपोर्टें बाहर आ जाती हैं हमारे तक, मेहरबान है। अब जो नया इन्होंने सर्वे कराया उसमें हैरान कुन तौर पे पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती जा रही है बतौर पॉलिटिकल पार्टी। ये इमरान खान की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिकली जो इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी उसने पीटीआई का नाम लिया। उन्होंने कहा जी पंजाब में, सिंध में
और बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत एकदम ऊपर जा रही है, हैरान कुन तौर पे मज़ीद, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नीचे जा रही। उसकी एक तो ये रीज़न है, जहाँ पे आपकी हुकूमत होती है वहाँ पे आपकी मकबूलियत कम होती है, ये बात ठीक है। लेकिन जो रीज़न मुझे पता चले उनमें उन्होंने ये बताया कि एक तो ऑपरेशन की हमायत, फिर ड्रोन हमले, उनके ऊपर खामोशी, फिर अली अमीन गंडापुर की जो एक कन्फ्यूजन वाली पॉलिसी है कि कहते कुछ हैं वो करते कुछ हैं, ये भी एक रीज़न है। और गंडापुर और इमरान खान के मामलात के अंदर जितनी दूरियां पैदा हो रही हैं उतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। और अब कालाबाग डैम वाला भी एक स्टेटमेंट आपके सामने है, मैंने आपको बताया कि वहाँ क्या चल रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब तक मैंने आपके साथ शेयर की। नाज़रीन, नेक्स्ट वीलॉग में कुछ आम चीज़ें मुझे आपके सामने रखनी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।